नमस्कार बच्चों। पीछे वाली वीडियो तक हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन था उसकी बात जो है वो कंप्लीट कर ली थी, लिंग निर्धारण की, जिसमें हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने ह्यूमन का पढ़ा था, जिसे एक्स एक्स व एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। एक पढ़ा था हमने एक्स ओ डिटर्मिनेशन या एक्स ओ व एक्स एक्स डिटर्मिनेशन जो कीटों के अंदर था। एक हमने पढ़ा था जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड सेक्स डिटर्मिनेशन जो पक्षियों के अंदर था। ठीक है, ये बातें हो गई थी। आज की इस वीडियो के अंदर जो बातें करेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसीलिए बोर्ड के अलावा मैं पेज पे ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत सारी दी हुई हैं, उनको हम परिभाषा जो है उनकी समझने की कोशिश करेंगे, बाकी उनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक शब्द दिया हुआ है नर विषम युग्मता। क्या शब्द दिया हुआ है? नर विषम युग्मता। और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है मादा विषम युग्मता। मादा विषम युग्मता। ठीक है, एक तो होता है नर विषम युग्मता और एक होता है मादा विषम युग्मता। देखिए, नर विषम युग्मता को बोलते हैं नर हेटेरोगेमिटी। इसमें अगर बात करें, जब नर के अंदर अगर लिंग गुणसूत्र, अगर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो अगर अलग अलग पाए जाते हैं तो उसे नर विषम युग्मता कहते हैं। ठीक है ना। नर के अंदर अगर नर के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो अलग अलग होते हैं तो उसे नर विषम युग्मता बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नर, मानव नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स वाई। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग है। इस कंडीशन को नर विषम युग्मता बोला जाता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मादा विषम युग्मता की बात करें तो जब मादा में जो लिंग गुणसूत्र हैं अगर वो अलग अलग होंगे, लिंग गुणसूत्र अगर अलग अलग होंगे किसके अंदर? मादा के अंदर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? मादा विषम युग्मता। और मादा विषम युग्मता की अगर बात करें हम लोग तो वो किस में पाई जाती है? पक्षियों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो मादा का लिंग गुणसूत्र होते हैं वो जेड डब्ल्यू होते हैं। क्या होते हैं? जेड डब्ल्यू। इसीलिए पक्षियों के अंदर लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इस मादा द्वारा किया जाता है या मादा पक्षी द्वारा किया जाता है। तो ये दो शब्द थे जो क्लियर हो गए हमारे। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग, ये एक टॉपिक हो गया, ये दूसरा। आगे बात करते हैं, एक शब्द आता है एक्स काय या फिर बोल सकते हो एक्स बॉडी। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में भी आपके दिया हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, एक्स काय की खोज जो है वो एक वैज्ञानिक था, हैकिंग नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? हैकिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने इसको जो नर कीट होते हैं उनके अंदर इसकी खोज जो है वो की थी। किसके अंदर? मेल इंसेक्ट, नर कीट के अंदर इनकी जो एक्स काय है इनकी खोज जो है वो की थी। जब कीटों में शुक्र जनन की क्रिया होती है उस दौरान 50% शुक्राणुओं में तो एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। भाई अगर बात करें इंसेक्ट के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है? 50% जो शुक्राणु होते हैं उनमें एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धागेनुमा संरचना पाई जाती है। तथा 50% जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है धागेनुमा संरचना, अर्थात नहीं पाई जाती। तो 50% के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उन्हीं को क्या बोला था हैकिंग ने? एक्स काय बोला था। या फिर सामान्यतः जो एक्स काय होते हैं ये गुणसूत्री होते हैं या फिर क्रोमोसोम ही होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही होते हैं वास्तव में अगर इनकी बात करें तो। ये आपके नर विषम युग्मता, मादा विषम युग्मता और एक्स काय जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नया टॉपिक आता है उत्परिवर्तन, और इम्पोर्टेंट भी है। उत्परिवर्तन की हम लोग बात करेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन, इसको ध्यान से समझ लेना, इंग्लिश में बोला जाता है म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन देखिए क्या होता है। वैसे तो इजी सा टॉपिक है, नाम से ही उत मतलब अचानक, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन। जो परिवर्तन होते हैं, अचानक होने वाले परिवर्तनों को, अर्थात
गुणसूत्र की संरचना व संख्या में, जो गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना और उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है, संख्या और संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोला जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है प्यारे बच्चों। और जिन कारकों के कारण उत्परिवर्तन होता है उन कारकों को उत्परिवर्तन जन बोला जाता है, या म्यूटाजन बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, म्यूटाजन जो है वो बोल सकते हो, या उत्परिवर्तन जन जो है वो बोल सकते हो। तो ये उत्परिवर्तन की क्या हो गई परिभाषा। कारकों में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बात करें भौतिक कारकों की, तो यूवी जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण हो गई। इसके अलावा अगर रासायनिक कारकों की बात करें तो मस्टर्ड गैसें हो गई, रासायनिक कारकों में कौन हो गई, मस्टर्ड गैसेज हो गई, ठीक है। और भौतिक कारकों में अगर बात करें तो यूवी जो किरण है वो हो गई। तो ये आपके जो था उत्परिवर्तन था। एक उत्परिवर्तन से संबंध रखने वाला शब्द है जिसे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोला जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। देखिए बिंदु उत्परिवर्तन की बात करते हैं तो एकल, कई बार प्रश्न ये आया हुआ है, बिंदु उत्परिवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं। तो एकल युग्म क्षार में होने वाले परिवर्तन को, किसके अंदर, केवल एकल क्षार युग्म में, एकल क्षार युग्म में होने वाले उत्परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल भी कई बार इसका पूछा गया है। तो जो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये एक आनुवंशिक रोग होता है, कोशिका, दातर कोशिका एरक्तता, उसमें उत्परिवर्तन को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया को। इसके बाद में बात करते हैं वंशावली विश्लेषण की। नया टॉपिक जो है वो है आपके वंशावली विश्लेषण, इंग्लिश में बोला जाता है पेडिग्री, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए अंग्रेजी वाले शब्द भी आपको साथ में याद होने चाहिए, किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर सीधा ही दे दिया जाता है कि पेडिग्री एनालिसिस से आप लोग क्या समझते हो, तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए ये होती क्या है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण जो होते हैं, भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षण जाते हैं, अगर उन लक्षणों के हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनके हम किसका करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो किसके इतिहास का अध्ययन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों के अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, वंशावली विश्लेषण जो है वो कहा जाता है। इसका उपयोग अगर बात करें तो किसी प्रकार का विकार या शरीर में असामान्यता या रोग होने पर किया जाता है, या उनका पता लगाने पर किया जाता है। इनका क्या लगाने पर किया जाता है, विकार या असामान्यता का पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इनके लिए कुछ निर्धारित चिन्ह भी काम में लिए जाते हैं, जिनकी अभी बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ निर्धारित चिन्ह जो है। देखिए निर्धारित चिन्ह में अगर बात करें तो इस प्रकार का चिन्ह जो है वो नर के लिए होता है, किसके लिए, नर के लिए। ये चिन्ह मादा के लिए होता है। अगर इनमें हम लोग इस प्रकार से कर दें तो ये रोगग्रस्त नर के लिए दर्शाया जाता है, अगर मादा वाले में कर दें तो रोगग्रस्त मादा हो गई। इसके अलावा इस प्रकार इन दोनों को जोड़ दें तो मतलब मैथ्यून की क्रिया, नर और मादा के बीच में सेक्स की क्रिया होने का ये संकेत है। अगर इस प्रकार से इनको जोड़े दो लाइनों से तो मतलब संबंधित जातियों या रिश्तेदारों के बीच मैथुन की क्रिया। इसके अलावा अगर बात करें इस प्रकार से ये मैथुन की क्रिया हो रही है, और अगर इस प्रकार से कर दें इसको तो ये जनक जो है वो रोगग्रस्त होगा, नर जनक जो है वो क्या होगा, रोगग्रस्त। और अगर इस प्रकार से कर दें तो मादा जनक क्या होगा, रोगग्रस्त होगा। तो ये कुछ जो है वंशावली विश्लेषण के लिए कुछ चिन्ह जो है वो काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है आपके आनुवांशिक विकार, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर, ठीक है। आनुवांशिकीय विकारों की बात जो है वो करते हैं। तो देखिए आनुवांशिकीय विकार क्या होते हैं, गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है जिससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, विकार। भाई आनुवांशिकीय विकार वही होंगे कि गुणसूत्र परिवर्तन के कारण जो स्थिति बन जाती है शरीर के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, आनुवांशिकीय विकार जो है वो कहा जाता है। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है मेंडलीय विकार, एक तो कौन से होते हैं, मेंडलीय विकार, और एक होते हैं गुणसूत्रीय विकार, एक होते हैं क्रोमोसोमीय या गुणसूत्रीय विकार, एक मेंडलीय विकार, एक गुणसूत्रीय विकार। देखिए बात करते हैं मेंडलीय विकार की, तो मेंडलीय विकार में हम लोग मुख्य रूप से 3 पढ़ेंगे। जब एक जीन में परिवर्तन हो जाता है, ओनली 1 जीन के अंदर अगर कोई चेंजेस आता है तो उसे क्या बोलेंगे, मेंडलीय विकार कहा जाता है। एक जीन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, मेंडलीय विकार जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से हम 3 पढ़ेंगे, तीनों के मैं एक बार नाम लिख देता हूँ। एक तो पढ़ेंगे हम फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक पढ़ेंगे हम हीमोफीलिया जिसे स्याही रोग भी बोला जाता है, और एक पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया। कौन सा पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया। इन तीनों रोगों की बात करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों ही रोग आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करते हैं तो मनुष्य के जब 12वीं एलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जो अप्रभावी जीन है उसमें परिवर्तन होने के कारण ये रोग होता है। कौन सी जीन में परिवर्तन के कारण, फिर से सुनिए, जो 44 एलिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें से 12वें एलिंग गुणसूत्र पर जो अप्रभावी जीन उपस्थित होती है, कौन उपस्थित होती है, अप्रभावी जीन उपस्थित होती है, उसमें परिवर्तन के कारण ये जो विकार है वो उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है, क्यों होता है, क्योंकि इस गुणसूत्र पर उपस्थित ये अप्रभावी जीन जो होती है, 12वें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो होती है, ये क्या करती है, PAH एंजाइम का स्राव करती है। पूरा नाम होता है इसका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसका स्रावण करती है। और ये एंजाइम जो होता है ये शरीर में उपस्थित फिनाइल एलानिन एसिडो अम्ल को या एमिनो अम्ल को टायरोसिन में बदलता है। किसमें बदलता है, टायरोसिन में बदलता है। कौन बदलता है, PAH अर्थात फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन ये 12वें एलिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ये PAH का जो स्राव है या इसका श्रावण जो है वो नहीं हो पाएगा। नहीं होने के कारण ये फिनाइल एलानिन एसिडो अम्ल इस टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, जिसके कारण ये जम जाएगा और जमने के कारण ये रोग जो है वो हो जाता है, या जिसके कारण व्यक्ति के अंदर मानसिक दुर्बलताएं आना शुरू हो जाती हैं। कौन सी दुर्बलताएं, मानसिक दुर्बलताएं आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहलाता है। ओके, तो ये बिल्कुल इजी सा रोग था जिसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे रोग की, हीमोफीलिया रोग की। 2 नंबर पे आपका हीमोफीलिया रोग। देखिए प्यारे बच्चों, आपका नाम भी सुना होगा इस मेंडलीय रोग का। इसे स्याही रोग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्याही। जो राजा महाराजा हैं उनका रोग ये बोला जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया जो है वो इसकी वाहक जो है वो मानी जाती है। देखिए इसको समझिए, ये रोग क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार की स्थिति शरीर के अंदर बन जाती है। तो ये रोग जो होता है वो X जो लिंग गुणसूत्र होता है, कौन होता है, X जो लिंग गुणसूत्र होता है उस पर उपस्थित जो अप्रभावी जीन है, उस पर उपस्थित अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए वो तो एलिंग गुणसूत्र था, उसमें उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण था, लेकिन यहाँ पे जो मादा के अंदर जो फीमेल होती है उसमें XX उपस्थित होते हैं, तो उस पर अप्रभावी जीन उपस्थित होती है, उसमें परिवर्तन के कारण ये हीमोफीलिया रोग हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है भाई, ये अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, जब व्यक्ति को शरीर पे चोट लगती है, शरीर पर क्या लगती है, चोट लगती है, तो सभी को पता है
खून बहेगा और खून कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन इस रोग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इस लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन जो होती है, ये एक प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करती है, और वो रुधिर का थक्का बनाता है। वो रुधिर का क्या बनाता है? थक्का। जैसे हम लोग देखते हैं सामान्य स्थिति में हमारे शरीर पे चोट लगती है तो कुछ देर के बाद में खून रुक जाता है और काली भूरी जैसी संरचना बन जाती है, वो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट जिसे बोला जाता है, रुधिर का थक्का निर्माण। लेकिन इस अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी। प्रोटीन नहीं बनेगी तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा और शरीर से खून जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और अंततः पूरा शरीर जो शरीर से खून है वो बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण रोगी व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु तक भी हो सकती है। और ये एक प्रकार का आनुवंशिकी रोग है या जेनेटिक्स डिसऑर्डर इसे बोल सकते हैं। महारानी विक्टोरिया जो है इस रोग से ग्रसित थी और उनकी पीढ़ियों में ये रोग जो है उपस्थित मिला है, इसलिए इसी रोग को क्या बोला जाता है? आनुवंशिक रोग कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए मादा रोगग्रस्त है, मादा क्या है? रोगग्रस्त है, तो उसका संकरण अगर सामान्य पुरुष के साथ करवा दिया जाता है, संकरण किसके साथ करवा दिया जाता है? सामान्य पुरुष के साथ करवा दिया जाता है, तो इससे उत्पन्न संततियां जो हैं वो क्या होंगी? इस रोग से ग्रसित होंगी। पुत्र और पुत्रियां इस रोग से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। जैसे मान लीजिए ये रोग ग्रसित महिला है, ये सामान्य पुरुष है, तो इनका क्रॉस करवाया इस प्रकार से, ठीक है, ये अलग कर दिए। तो देखिए अब ये एक्स इसके साथ मिलेगा तो ये इस पर ये चिन्ह दर्शा रहा है कि ये रोगग्रस्त है। अब इसकी बात करें तो इस पर भी ये आएगा, इसकी बात करें तो इस पर भी ये आएगा, इसकी बात करें तो इस पर भी ये आएगा। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले पुत्र और पुत्रियों में ये रोग जो है वो मिलता है। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहता है, इसलिए इसे आनुवंशिक रोग भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे रोग की, जो है आपके दातर कोशिका अरक्तता। दातर कोशिका अरक्तता या इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। ध्यान से सुन लेना इस रोग को, बिल्कुल इजी सा रोग है ये रोग भी एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है प्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे ये हो रहा था वैसे ये भी इस एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जो लिंग गुणसूत्र है इस पे उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण, अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण ये होता है। इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हो, हीमोग्लोबिन क्या होती है? आरबीसी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन होती है जो जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करने का कार्य करती है। तो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीटा श्रृंखला। उस बीटा श्रृंखला में अगर बात करें तो 6 नंबर पे 6 स्टेज पर जो कोडोन पाया जाता है। देखिए कोडोन एक त्रिकुट होता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनको विस्तार से। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेना, बाद में वो चैप्टर अंत में इसको फिर से बता दिया जाएगा। तो 6वें कोडोन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हीमोग्लोबिन जब एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है प्रभावी जीन में परिवर्तन होता है तो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में उपस्थित 6वें कोडोन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसकी अगर हम सामान्यतया बात करें तो ये संरचना होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 6 नंबर कोडोन है, ठीक है, ये GAG होता है। ठीक है, और इसका परिवर्तन जो है वो GUG में हो जाएगा। अर्थात 6 नंबर कोडोन जो होता है वो होता है ग्लूटेमिक। क्या होता है? ग्लूटेमिक। और ये किस में परिवर्तन हो जाता है? इस अप्रभावी जीन में परिवर्तन के कारण वेलिन में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? वेलिन में परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण इतना ही परिवर्तन होगा, हमारे शरीर में, शरीर के रक्त में उपस्थित जो आरबीसी है वो द्विअवतलाकार होती है। कैसी होती है? द्विअवतलाकार होती हैं। और इस परिवर्तन के कारण, ये वेलिन आ जाने के कारण वो हंसिया आकार की हो जाएंगी या मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हंसिया आकार की हो जाती हैं, और जिसके कारण हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है O2 है उसकी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसीलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिका अरक्तता, अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी होना। क्या होना? खून की
कमी होना, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, इस प्रकार से खून की कमी होने लगेगी शरीर के अंदर। तो ये था आपके सिकल सेल एनीमिया रोग। तो ये 3 रोग जो थे ये मेंडलीय विकार थे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तीनों ही रोग आपके लिए महत्वपूर्ण है और इनसे परीक्षा के अंदर जो प्रश्न है वो 100% पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर जो था गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार की हम लोग बात कर लेते हैं कि गुणसूत्रीय विकार जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, जब गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे ही बोलेंगे हम गुणसूत्रीय विकार। जैसे इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, एक तो है एस गुणिता, एक होता है बहुगुणिता, ठीक है, एक होता है द्विन्यून सूत्री, एक होता है द्विआधिसूत्री, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऐसे गुणिता इसको बोलते हैं एनेप्लूइडी, एनेप्लूइडी जो है वो इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जब एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, ओनली 1 नंबर क्रोमोसोम अगर परिवर्तित होता है, केवल गुणसूत्र की एक संरचना में परिवर्तन होता है तो वो असुगुणिता होगी। जैसे मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं तो वो अगर 47 हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हैं वो अगर 45 हो जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, असुगुणिता बोलेंगे। तो इसके फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 रोगों की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, वो इसी प्रकार के रोग हैं। बहुगुणिता, जब एक से अधिक गुणसूत्रों में अगर पूरे सेट में परिवर्तन होता है, किसमें, पूरे सेट में परिवर्तन हो जाता है, और ये पेड़ पौधों में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय विकार होते हैं। द्विन्यून सूत्री, जब अगर बात करें तो एक जोड़ी गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन हो जाता है, एक जोड़ी गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, कमी। द्वि का मतलब 2, न्यून का मतलब कमी, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। जब एक जोड़ी या 2 गुणसूत्रों में कमी आ जाती है तो उसे द्विन्यून सूत्री जो है वो बोला जाता है, ठीक है। नल स्वामी बोला जाता है इसको, नल स्वामी जो है इसको बोला जाता है। एक होता है द्विअधिसूत्री, इसमें अधि है तो एक जोड़ी गुणसूत्रों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकता। इसे बोला जाता है टेट्रासोमी। क्या बोला जाता है, टेट्रासोमी जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये 4 शब्द थे महत्वपूर्ण इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन 3 रोगों की जो हर बार परीक्षा में आने की संभावना उनकी रहती है। तो वो 3 रोग कौन कौन से हैं, वैसे वो असुगुणिता के अंदर ही आते हैं। देखिए सबसे पहले जिसकी बात करेंगे, मैं तीनों नाम लिख देता हूँ, तीनों को आपको साथ ही समझाने का प्रयास जो है वो करूंगा। देखिए एक तो हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है असामान्यता, विकार या रोग को ही बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपके टर्नर सिंड्रोम। ध्यान से इनको समझना, तीनों समझ में आ जाएंगे। इनके एक एक 2-2 लक्षणों की भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम की खोज एक लैंगडन डाउन नाम का वैज्ञानिक था, उसने की थी। किस नाम का वैज्ञानिक था, लैंगडन डाउन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, डाउन सिंड्रोम बोला गया। इस रोग के अंदर होता क्या है, इस रोग में एलिंग गुणसूत्र जो 21वां होता है, 44 होते हैं एलिंग गुणसूत्र, कितने होते हैं, 44 में से जो 21वां गुणसूत्र है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं जैसे 18, 19, 20, 21 नंबर आ गया, तो 2 बार 21 आ जाते हैं, अर्थात 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। इसलिए टोटल जो एलिंग गुणसूत्र हैं वो तो 44 से कितने हो जाएंगे, 45, और टोटल गुणसूत्र 46 से कितने हो जाएंगे, 47 हो जाते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इसे रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मंगोलिज्म। इस रोग में होता क्या है, इस बच्चा जो है वो बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है। इसके अलावा बच्चे की लंबाई भी कम होती है, उसका मुंह जो है वो हमेशा खुला रहता है, ठीक है। मत्थ जो है जिसे ललाट बोला जाता है वो चौड़ा होता है, और जीभ पर क्या पाई जाती है, खांस। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर जो लिंग गुणसूत्र X है उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, एक और X गुणसूत्र जो है वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
44 प्लस नर के अंदर ये रोग होता है, किसके अंदर? नर के अंदर 44 प्लस एक्स वाई होते हैं, तो ये गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो नर है उसके अंदर स्तन जो है वो वृद्धि करने लग जाएंगे या वो उनका विकास हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नर जो है उसके अंदर महिलाओं के गुण आने जो शुरू हो जाएंगे, किसके? महिलाओं के गुण आने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम सामान्य भाषा में किन्नर कहते हैं, या इनको बोला जाता है गाइनेकोमेस्टिया। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि गाइनेकोमेस्टिया किसे कहते हैं? वह स्थिति जिसमें नर के अंदर एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी होने के कारण वो मादा जैसे नजर आने लगते हैं, उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? गाइनेकोमेस्टिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो लक्षण आपको मैंने बता दिए। तीसरा जो बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम, इस चैप्टर का लास्ट जो है उसकी बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो प्यारे बच्चों, इस विकार में जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, कौन सा? एक्स लिंग गुणसूत्र है, उसकी कमी हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक्स लिंग गुणसूत्र अर्थात एक्स लिंग गुणसूत्र जो है वो घट जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र जो है वो कितने रह जाते हैं भाई? 44 प्लस एक्स एक्स होता है, तो गुणसूत्र कितने रह जाएंगे? 44 प्लस एक्स 0, अर्थात केवल 45 ही गुणसूत्र शेष रहते हैं। इस प्रकार के सिंड्रोम को क्या बोला जाता है? टर्नर सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। और इस रोग से महिलाओं में जो है वो अंडाशय विकसित नहीं हो पाता है, एक एक्स चला जाएगा तो अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित जो है वो नहीं हो पाएगा, और महिलाएं जो होती हैं वो बांझ होती हैं। क्या होती हैं? बांझ होती हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, अर्थात बोल सकते हैं बंदे होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है मैं कल आपको डालूंगा, तो आप लोग प्रश्न उत्तर भी इसके अच्छी तरह से पढ़ा करो। चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद में प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश किया करो, बाद में पूरा वीडियो देख